ओके, तो हम देखते हैं क्या नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स, कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जनरेशन, अब ये चीज़ हमको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि नर्व इम्पल्स को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आप उससे ये कहेंगे कि न्यूरॉन की जो एक्सोलीमा मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन की जो एक्सोलीमा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन आप उसको कह सकते हो, एक्सोन की मेम्ब्रेन कह सकते हो आप उसको, उस पर एक वेव चलती है किसकी? डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, ये आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो अभी आप इस लाइन को देखिए बस, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ऑन एक्सोलीमा। आप भी समझ लीजिए कि हमको नर्व इम्पल्स, कंडक्शन और जनरेशन में सिर्फ यही समझना है कि क्या है ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है। ओके, समझते हैं जरा इसको हम, कि लाइन आपको अपने आप समझ में आ जाएगी जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो इसीलिए मैं आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं अभी नर्व इम्पल्स क्या होती है ये समझाने की, ठीक है। अब समझिए इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट करती है। ओके, अच्छा, जनरेट करने से पहले नर्व जो न्यूरॉन होते हैं या नर्व फाइबर जो होते हैं वो किस में होते हैं? न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम रेस्टिंग स्टेट वाली कंडीशन देखते हैं कि वो क्या होती है। जनरेशन में सबसे पहले क्या? पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट, इसे हम रेस्टिंग स्टेट भी कहते हैं। इसमें जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग स्टेट में है, एक्साइटेड नहीं है। हमने देखा था दो प्रॉपर्टी होती है न्यूरॉन की, एक होती है एक्साइटेबिलिटी और एक होती है क्या? कंडक्टिविटी। तो अभी इस समय न्यूरॉन कुछ भी नहीं कर रहा है, वो क्या है? वो एक रेस्टिंग स्टेट में है। तो रेस्टिंग स्टेट में उसका क्या हाल होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर जब स्टिमुलस आता है तो उसमें क्या चेंज आता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। जो चेंज आएगा वही डीपोलराइजेशन है। रेस्टिंग स्टेट में जो है न्यूरॉन, वो उसकी रेस्टिंग स्टेट है या पोलराइज्ड स्टेट है? कैसी? पोलराइज्ड या रेस्टिंग स्टेट। ये स्टिमुलस के आने के बाद जो भी चेंज इसमें आता है वही इसकी डीपोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है, एक्सोन पार्ट का बनाया है, इसमें डेंड्राइट वगैरह कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, साइटोसिस में शामिल नहीं है, सिर्फ एक्सोन पार्ट है, क्योंकि नर्व इम्पल्स वही जनरेट होती है। आप ये समझिए कि इस तरफ साइटोन पार्ट है, इस तरफ एक्सोन है, ओके, ऐसे समझिए इसको। तो मैं इसको एक रफ डायग्राम बनाता हूं उसका पहले इधर। मान लीजिए ये एक्सोन है, ठीक है, इसमें बाहर रहता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर रहता है नेगेटिव चार्ज। इसकी मेम्ब्रेन में, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, टू डिफरेंट टाइप के चार्जेस रहते हैं। बाहर की तरफ रहता है क्या? पॉजिटिव चार्ज, और अंदर रहता है नेगेटिव चार्ज, रेस्टिंग स्टेट में या पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि ये चार्ज कैसे आया है, ओके। तो ये समझते हैं इसको जरा। ये तो है डायग्राम, मैंने एक सिंपल बनाया, रफ डायग्राम है, लेकिन एक्चुअली में वो इस तरीके से होगा, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन है या एक्सोन जो पार्ट है उसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होगा? एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एक्सोन, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, ठीक है। और अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म, ये आपको पता है। एक्सोप्लाज्म को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। क्या? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे यहाँ पर? ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर जो होगा उसको क्या कहेंगे? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ICF को हम एक्सोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन कौन सी है? क्या कहते हैं इसको? एक्सोलेमा, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी, ये भी वही सेम डायग्राम है, बस फर्क है मैं इसमें थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया चीजों को। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या है? एक्सोप्लाज्म। तो फिल्ड विद एक्सोप्लाज्म, ये जो है एरिया, दिस इज फिल्ड विद एक्सोप्लाज्म। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैं यहां पर देता हूं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। कंटेन मोर पोटेशियम आयंस, इसमें पोटेशियम आयंस ज्यादा होती है, सोडियम आयंस कम होती है सोडियम आयंस भी, मैंने बनाई है कुछ, लेकिन कम है वो। और साथ में इसमें एक चीज और होती है, वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स।
नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं इसमें, ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, बाहर की तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है एक्सोप्लाज्म, यहाँ पर क्या है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर है। अब ईसीएफ में ज्यादा क्या होता है, ईसीएफ कंटेन मोर सोडियम आयंस देन पोटेशियम आयंस, मतलब बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है, पोटेशियम आयंस कम है, ठीक है, लेकिन बाहर कोई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स नहीं है, वो एक्सोप्लाज्म में होती है, वो बीच में इसमें है, ठीक है। तो ये हो गया किसका, हमने क्या जाना, कंपोनेंट्स ऑफ या कंपोजिशन ऑफ ईसीएफ एंड आईसीएफ, इसके बारे में समझ लिया हमने, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, बाहर की तरफ सोडियम आयंस ज्यादा है और पोटेशियम आयंस कम है, अंदर की तरफ यानी कि एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस ज्यादा है और सोडियम आयंस कम है, ठीक है, ये है। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, अच्छा ये जो बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है और अंदर पोटेशियम आयंस कम है, ये मेंटेन कैसे रहता है, ये मेंटेन रहता है एक पंप के द्वारा, बाय द पंप। इस पंप का नाम क्या है, इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। पंप जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे एटीपी यूज करते हैं एंड दे कंटेन एटीपीएस एंजाइम। तो मान लीजिए एक पंप है, ऐसा एक पंप है, इट कंटेन्स एटीपीएस एंजाइम, एटीपीएस एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, एटीपीएस एंजाइम एटीपी को यूटिलाइज कर सकता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप या बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड जिससे फॉस्फेट जुड़ा होता है एटीपी में, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपीएस एंजाइम की जरूरत पड़ती है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। तो हमें अगर एटीपी से एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसमें ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। उस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा। तो ऑल द पंप्स व्हिच वर्क ऑन द व्हिच वर्क बाय द यूजेज ऑफ एटीपी दे हैव एटीपीएस एंजाइम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करता है ये पंप, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है इसका नाम, क्या करता है ये, इट थ्रोज या ट्रांसफर 3 सोडियम आयंस, 3 सोडियम आयंस फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, या हम कह सकते हैं फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ। 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है। मान लीजिए यहां पर क्या है, आईसीएफ है, इधर ईसीएफ है, ठीक है, यहां पर है बीच में, मैंने बनाया इसको। तो यहां से 3 सोडियम आयंस को, 3 सोडियम आयंस को एक बार में ये बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को, 2 पोटेशियम आयंस को बाहर से अंदर फेंकता है। बाहर से कहां, ईसीएफ से आईसीएफ में, ईसीएफ से आईसीएफ में फेंक रहा है, ठीक है, थ्रो करता है। ये इसका काम है। इस काम को करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए जो कि एटीपी, इसको इसलिए एटीपी यूटिलाइज करता है, और उस एटीपी को यूटिलाइज करने के लिए इसको एटीपीएस एंजाइम चाहिए जो कि इसके पास होता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, मैंने बताया था आपको, कोई भी ट्रांसफर अगर हो रहा है विच रिक्वायर्स एनर्जी, इट मींस दैट इज एक्टिव प्रोसेस। और अगर कुछ ट्रांसफर हो रहा है वहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है हमको एटीपी की, तो वो क्या है, वो एक पैसिव प्रोसेस है, वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि इससे हुआ क्या, 3 सोडियम आयंस इधर फेंकने से और 2 पोटेशियम आयंस इधर फेंकने से क्या हुआ, ये हमको समझना है, ठीक है। अब देखिए सोडियम आयंस जो यहां से बाहर फेंकी गई है, इससे क्या हो रहा है, इससे यहां पर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। 3 अगर बाहर जाएंगी सोडियम आयंस तो क्या होगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर, और 2 पोटेशियम आयंस अगर अंदर आएंगी तो क्या होगा, तो पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर, अगर आप कंपेयर करोगे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं मैं कि 100 सोडियम आयंस हो गई बाहर, तो 3 बाहर जा रही है और 2 अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कितनी हो गई, 80, एग्जांपल के लिए मैं बस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टोटल डिफरेंस आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम पर भी है, पॉजिटिव चार्ज सोडियम पर भी है, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा हो गया क्योंकि बाहर टोटल पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गई, क्योंकि 3 आयंस यहाँ से बाहर जा रही है। लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर के मुकाबले, किसके मुकाबले, आईसीएफ, ईसीएफ के मुकाबले आईसीएफ में कम हो गया, ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो गया, ये डिफरेंस इन द पॉजिटिव चार्ज हो गया, दोनों तरफ हो गया, पहली बात, ठीक है। तो
इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस आ गए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, चार्जेस आ गए। तो उससे क्या हुआ, बाहर जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्यों आया, इसीलिए है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। ये पहला रीजन है इसका, अंदर नेगेटिव चार्ज होने का। दूसरा रीजन क्या है अंदर चार्ज नेगेटिव होने का, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और जहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट है, इन दोनों का चीजों को मिला देते हैं, इन दोनों हम रीजंस को मिला देते हैं, तो टोटल जो हमारा रिजल्ट निकल आता है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड। तो एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की उधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। क्यों है, दो रीजन है। एक तो पहला टोटल पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें डिफरेंस है, बाहर ज्यादा है अंदर कम है। दूसरा एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये समझ में आया। तो ये कहानी है किसकी, अच्छा इसके अलावा दो चैनल्स और हैं, ये तो हो गया सोडियम पोटेशियम पंप, इसके अलावा दो चैनल्स और हैं, एक चैनल ये है और एक चैनल ये है। ये चैनल आप देख रहे हैं, ये वाली ऊपर से बंद है और ये वाली चैनल नीचे से बंद है, ये नीचे से बंद है। ये चैनल कहलाती है क्या, सोडियम चैनल, और ये वाली चैनल कहलाती है क्या, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल। और ये दोनों ही चैनल कैसी है, वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होती है, वोल्टेज गेटेड चैनल का मतलब होता है कि वो चैनल्स जो कि एक खास वोल्टेज पर ही ओपन होंगी, अदरवाइज वो क्लोज रहेंगी, ठीक है। तो जैसे इनको वोल्टेज मिल जाता है वैसे ही ये ओपन हो जाती है, लेकिन अभी ये बंद स्टेज में है, ठीक है। तो हमने क्या समझा इसमें, सबसे पहली बात हमने ये समझा कि पोलराइज स्टेट में क्या हो रहा है, पोलराइज स्टेट में टोटल जो सोडियम है, सोडियम आयंस है वो बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है और पोटेशियम आयंस कम है, अंदर पोटेशियम आयंस ज्यादा है और सोडियम आयंस कम है। पहला पॉइंट हमने जाना। दूसरा पॉइंट हमने जाना ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, वो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंक रहा है, ठीक है। ओके, इससे क्या हो रहा है, इससे चार्ज डेवलप हो रहा है। टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा हो गया और अंदर कम हो गया, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया और अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज के लिए एक रीजन और भी है कि इसमें एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, इसके अलावा सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये क्लोज्ड हैं अभी। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि अभी इनको वोल्टेज नहीं मिला है जिसकी वजह से ओपन होंगी। तो कुछ तो वोल्टेज होगा इस समय, जब पोटेशियम डिफरेंस हम देख रहे हैं, चार्ज में डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज है, और वो वोल्टेज कितना है यहाँ पर इस समय, -70 मिली वोल्ट। तो रेस्टिंग स्टेज में आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या चार्ज होता है, क्या पोटेंशियल होता है इस समय न्यूरॉन में या फिर एक्सोन में, तो वो कितना होता है, दैट इज -70 मिली वोल्ट। समझ में आया, -70 मिली वोल्ट। तो ये है कहानी किसकी, पोलराइज्ड स्टेट की या रेस्टिंग स्टेट की। ओके, समझ में आया। तो ये जो -70 मिली वोल्ट है, क्या है, इट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको, वी कॉल इट रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो आपसे अगर पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब क्या है कि पोटेंशियल वैल्यू ऑफ चार्ज या फिर पोटेंशियल एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन, दैट इज -70 मिली वोल्ट। ओके, अब क्या होता है, ये तो बात होगी रेस्ट की। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है, कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, ठीक है, या तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आए या सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जुड़ जाए, सबमिशन हो जाए इनका, कहां पर, एक्सॉन ब्लॉक पर, ठीक है। तो जैसे ही वो आता है तो क्या होता है, उससे हम लिखते हैं दूसरी स्टेट का क्या, डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। इसमें क्या होता है, तो जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो उससे जो चार्ज है मेम्ब्रेन पर अभी कितना है, -70 मिली वोल्ट, ये मेम्ब्रेन पर चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही स्टिमुलस आता है तो ये चार्ज चेंज हो जाता है और कितना हो जाता है, -50 मिली वोल्ट, -50 मिली वोल्ट हो जाता है। और जैसे ही -50 मिली वोल्ट होता है वैसे ही ये सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाती है।
जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये ओपन हो जाती है। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर ओपन होगी तो क्या होगा, मान लीजिए ये है, तो अगर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गई, ये भी ऐसे बंद है, जैसे ही -50 मिली वोल्ट हुआ तो क्या हुआ, ये ओपन हो गई, ये ओपन हो गई इसमें, ठीक है। तो बाहर से सोडियम चैनल है तो मतलब क्या हुआ, सोडियम आयंस जाएंगे इसमें से, तो बाहर से सोडियम आयंस तेजी से अंदर आ जाते हैं, सोडियम आयंस जो है बाहर से तेजी से इसके थ्रू अंदर आ जाती है, ऐसे यहां से अंदर आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, इनवर्ड फ्लो ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ECF टू ICF हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इससे क्या हुआ, अब सोडियम आयंस अंदर बहुत तेजी से ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर अंदर क्या हो गया, अब अंदर सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गई। अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, ECF से, तो बाहर कम हो गई आयंस, टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर कम हो गया क्योंकि सोडियम आयंस अंदर आ गई, ठीक है। इसके पास पोटेशियम आयंस तो पहले से ही थी और सोडियम आयंस भी ज्यादा आ गई, बाहर से सारी इधर आ गई, ऑलमोस्ट आ गई, तो क्या हुआ, तो इससे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर कम हो गया, अंदर ज्यादा हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे चार्ज रिवर्स हो जाएगा। तो मान लीजिए चार्ज क्या हो गया, यहां पर चार्ज रिवर्स हो गया, ठीक है। देखिए हम ना इसको कई साइड में डिवाइड करते हैं, मतलब मान लीजिए ये है क्या, ए साइड, दिस इज बी साइड, ऐसे करिए, फिर ए साइड, फिर बी साइड, जहां तक पूरा न्यूरॉन चलेगा, एक्सॉन चलेगा, वहां तक उसको साइड में डिवाइड करते हैं, ए साइड बी साइड, ए साइड बी साइड, ऐसे करके, ठीक है। तो ए साइड है ये, ओके। तो हम अभी ए साइड में देख रहे हैं सब कुछ, तो यहीं पर सोडियम चैनल है, यहीं पर सोडियम पोटेशियम पंप है और यहीं पर जो पोटेशियम चैनल है, ओके। तो इसमें जो सोडियम चैनल है ओपन हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज रिवर्स हो गया। चार्ज रिवर्स क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम आयंस अंदर आ गई, जिसकी वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो चार्ज आए थे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा था और अंदर कम था, इसलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुई है, सोडियम आयंस अंदर आ गई, तो अंदर चार्ज रिवर्स हो गए, चार्ज उल्टे हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये चार्ज का रिवर्स होना ही क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन। ये चार्ज का रिवर्स होना ही कहलाता है क्या, डीपोलराइजेशन। मतलब क्या है ये, रिवर्स चार्ज स्टेट एट एक्सोलीमा। एक्सोलीमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, एक तरीके से आप कह सकते हो उसको, ठीक है। समझ में आई बात नहीं। तो इस समय जैसे ही सोडियम आयंस एंटर कर जाती है, इसमें यहां पर आ जाती है बहुत सारी और चार्ज रिवर्स हो जाते हैं, उस समय अगर हम मेजर करते हैं पोटेंशियल को, तो वो कितना आती है, वैल्यू कितनी आती है उसकी, दैट टाइम वैल्यू कम्स +30 टू +70 मिलीवोल्ट, सॉरी 70 नहीं 50, +30 टू +50 मिलीवोल्ट तक ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव में, अभी नेगेटिव थी, पॉजिटिव में। तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, और यही डिपोलराइज्ड स्टेट क्या कहलाती है, नर्व इंपल्स, ठीक है। यही डिपोलराइज्ड स्टेट नर्व इंपल्स कहलाती है। तो आपसे कोई पूछता है कि नर्व इंपल्स क्या है, तो क्या है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। अब ये यहां पर हुई है, अभी चार्ज चेंज हुए, रिवर्स हुए, इसके बाद यहां होंगे, फिर यहां होंगे, फिर यहां होंगे, तो एक वेव जैसे चल रही है, वो वेव ही क्या है, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। तो जब चार्ज रिवर्स हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, मतलब यहां पर क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया है, ठीक है। और डीपोलराइजेशन के टाइम पर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज, दैट इज +32 +50 मिलीवोल्ट, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ही नर्व इंपल्स है, ठीक है, ओके। तो नर्व इंपल्स को किस आप कभी देखोगे कि इसको हम एक्शन पोटेंशियल कह के बोल रहे हैं, तो मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर चार्ज रिवर्स हुए, इससे चार्ज में डिफरेंस आ गया है, और वो डिफरेंस -50 से कितना पहुंच गया है, +32 +50, ठीक है।
ये +32 +50 क्यों लिखा है? बहुत सारी बुक्स में +30 लिखा है, किसी में +35, किसी में +40, +45, जबकि मैंने एक बुक में +50 से देखा था, जो बहुत रेयर मिलेगा आपको देखने को, तो मैंने इसको रेंज लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप देखते हो तो वो गलत नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो आप +30 के आसपास वाली वैल्यू चूज कीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया डीपोलराइज्ड स्टेट। अब क्या होता है इसमें? अब आती है नेक्स्ट स्टेज, क्या? रीपोलराइज्ड स्टेट। इसमें क्या होता है? अब देखिए, जैसे ही चार्ज रिवर्स हुए, तो रिवर्स जब चार्ज हो जाते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल मतलब जब ये चार्ज अचीव हो जाता है, इस चार्ज के अचीव होने पर जो पोटेंशियल चैनल्स होती है, ये वाली, ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल ओपन जाएंगे तो क्या होगा? पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगी, तो यहां से क्या होता है? पोटेशियम आयंस का आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है, पोटेशियम आयंस का आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है यहां से बाहर, ठीक है। क्यों? बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज टोटल अंदर ज्यादा हो गया और बाहर कम हो गया, तो ये पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो फिर क्या होता है? अब टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वापस बाहर से ज्यादा हो जाएगा बाहर फिर से, और अंदर कम हो जाएगा, तो फिर से चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बाहर हो जाएगा और नेगेटिव अंदर हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स स्टेट है, तो पहले से स्टेट वापस आ जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको रीपोलराइज्ड स्टेट। रीपोलराइज्ड स्टेट मतलब जो डीपोलराइज्ड स्टेट थी, जो चार्ज रिवर्स हुए थे, वो वापस से पहले जैसे हो जाएंगे, दैट इज अ रीपोलराइज्ड स्टेट। और रीपोलराइज्ड स्टेट के लिए रिस्पांसिबल कौन है? पोटेशियम आयंस का आउटफ्लो फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू ईसीएफ या फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ, ठीक है। ये तब ओपन होती है जब ये एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, तो ये आउटफ्लो जो हुआ है इसकी वजह से चार्ज रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये पोटेशियम पंप जो होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये फिर से क्या करेगा? ये 3 सोडियम आयंस को, देखिए सोडियम चैनल खुलने की वजह से अंदर सोडियम आयंस ज्यादा आ गई थी, तो सोडियम आयंस को ये लेके 3 बाहर फेंकेगा, और बाहर पोटेशियम आयंस ज्यादा हो गई क्योंकि ये यहाँ से आउटफ्लो हुआ है, तो पोटेशियम आयंस को 2 को अंदर फेंकेगा, तो फिर से पहले से स्टेट लेके आ जाएगा वो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये होगा क्या? नर्व इम्पल्स जनरेशन। अब हमको देखना है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है? ये तो जनरेशन वाली बात हुई है। ए साइड से बी साइड पे कैसे जाता है, बी साइड से फिर ए साइड पे कैसे जाता है, ये हमको देखना है। तो कंडक्शन में देखिए क्या होता है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये कुछ भी देखिए, तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ पर चार्ज जो रिवर्स हुए थे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से। और जैसे ही ऐसा होता है, अट्रैक्शन होता है चार्जेस का, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि हर एक साइट में एक सोडियम चैनल है, एक सोडियम पोटेशियम पंप है और एक पोटेशियम चैनल है। तो यहाँ पर ये थी, अब यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो यहाँ पर जो सोडियम चैनल प्रेजेंट थी, यानी कि यहाँ पर जो सोडियम चैनल प्रेजेंट है, वो सोडियम चैनल ओपन हो जाएगी। क्यों ओपन हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही चार्ज अट्रैक्ट किया था इसने, इस पॉजिटिव चार्ज इधर के नेगेटिव चार्ज ने इधर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर जो अभी इस समय क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल था -70, तो वैसे जैसे अट्रैक्ट किया वैसे ही चेंज हो गया, कितना? -50 हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुनिए इसको ध्यान से। मान लीजिए ये है, यहाँ पर ए साइड में, यहाँ पर चार्ज स्टार्टिंग में कितना था? सब जगह -70 रेस्टिंग पोटेंशियल था, चार्ज रिवर्स हुए, यहाँ पर उल्टे हो गए, चार्ज उल्टे हो गए। अब कितना हो गया? +35 या +30 से +50 तक हो गया एक्शन पोटेंशियल। लेकिन बाकी में अभी यहाँ पर नर्व इम्पल्स नहीं पहुंची हुई है, तो यहाँ पर क्या है? चार्ज यहाँ पर -70 है इस जगह। लेकिन जैसे ही चार्ज अट्रैक्ट होते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, ये अट्रैक्शन जो हुआ है इसकी वजह से क्या होता है? इस वाली साइड में जो रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 में चेंज आ जाता है, यहाँ पर बी साइड वाली मेम्ब्रेन पे, और अभी -70 है ना इसमें, तो कितना हो जाता है? -50 हो जाता है। और जैसे ही -50 होता है वैसे यहाँ की सोडियम चैनल खुल जाती है, क्योंकि हमें पता है सोडियम चैनल कितने में खुलती है? -50 पर खुलती है। देखिए यहाँ पर खुली थी -50 पर, तो ये -50 हो जाती है, तो ये खुल जाती है सोडियम चैनल। इसमें जो प्रेजेंट है, कहाँ पर? यहाँ पर जो सोडियम चैनल प्रेजेंट है वो खुल जाती है। सोडियम चैनल खुल जाएगी तो क्या होगा? फिर वही सब होगा जो पहले हुआ था, सोडियम आयंस अंदर आएगी, चार्ज रिवर्स हो जाएंगे, फिर ये अचीव हो जाएगा, फिर पोटेशियम चैनल खुलेगी और फिर बाहर चला जाएगा पोटेशियम आयंस। सेम वो चीज हो गई।
ऐसे ही फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरह से जो डीपोलराइजेशन है वो प्रोपेगेट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो दैट वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इज नोन एज नर्व इंपल्स। ठीक है, दिस इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये पहले क्या था, जनरेशन, और ये अब क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ओके ओके, तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, जो उसी से रिलेटेड है जो हमने नर्व इंपल्स देखी है, जनरेशन कंडक्शन देखा था, ये उसी से रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है देखते हैं हम इसमें। देखिए, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड है जबकि नर्व न्यूरॉन को या नर्व सेल को टाइम चाहिए रेस्ट करने का, यानी कि उसको अपनी जो ओरिजिनल स्टेट थी उसको वापस लाने का टाइम चाहिए ताकि नया नर्व इंपल्स जनरेट हो सके। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या हुआ, अ टाइम पीरियड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रीस्टैब्लिश इटसेल्फ एज इट वाज इन द प्रीवियस स्टेज। ठीक है, तो वापस से खुद को सेम उसी स्टेट में लेकर आ जाना, यही क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड है। और ये पीरियड का मतलब है टाइम, कितना टाइम चाहिए उसको वापस से पहले ऐसी स्टेट लाने में। ठीक है, तो वही रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। समझते हैं इसको जरा हमने अभी जो पूरा इवेंट देखा था उसको ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह एक ग्राफ है दो चीजों के बीच में, एक है मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस एट द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग में होता है, इनिशियल में कितना होता है, रेस्टिंग स्टेट पे -70 मिलीवोल्ट, वो क्या है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एट रेस्ट। फिर -50 हो जाता है ड्यू टू स्टिमुलस, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन स्टिमुलस इज रिसीव्ड। फिर एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, मतलब +32 + 50, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, दैट इज उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन, एक्सोन की मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम के बीच में हमने ग्राफ किया है, एक ग्राफ बनाया है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिलीवोल्ट में है और टाइम जो है वो मिली सेकंड में है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसमें हम। देखिए, ये -70 मिलीवोल्ट की लाइन है जबकि रेस्ट में होता है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद स्टिमुलस आया, ये -50 पहुंच गया। ओके, जैसे -50 पहुंचा तो क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन हो गई। सोडियम चैनल ओपन हो गई तो क्या हुआ, सोडियम आयंस की एंट्री हुई। सोडियम आयंस की एंट्री होने से क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए डीपोलराइजेशन हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। डीपोलराइजेशन क्या है, सोडियम आयंस गोस फ्रॉम ECF टू ICF, बाहर से अंदर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर डीपोलराइजेशन पूरा हो गया कंप्लीट। जिस समय डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यहां पर चार्ज कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट, +32 + 50। ठीक है, ये हो जाता है, इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद अब पोटेशियम चैनल्स खुल जाती हैं, फिर पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर जाती हैं, तो रीपोलराइजेशन होता है, यानी कि चार्ज नीचे आ रहा है। ठीक है, और वापस से इसको पहुंच जाना चाहिए कहां पर, -70 तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा सा और नीचे जाता है, कितना, -90 तक पहले, और फिर वापस से -70 तक आता है लौटकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वापस से आया और फिर -70 तक आया। तो ये जो एक्स्ट्रा नीचे गया था, ये एक्स्ट्रा जो पीछे गया है -70 के, दैट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। इसे हम हाइपरपोलराइजेशन पीरियड कहते हैं। तो हमेशा रीपोलराइजेशन, कंप्लीट रीपोलराइजेशन जब होता है तो उसमें छोटा सा पीरियड आता है हाइपरपोलराइजेशन का, मतलब ज्यादा पोलराइजेशन हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो इसमें अब हम देखते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है। देखिए, रिफ्रैक्टिव पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो रिफ्रैक्टिव पीरियड है यहां से लेके यहां तक, ये, ठीक है, यहां से लेके आप देखिएगा कि यहां तक, ये कितना, यहां से यहां तक, और उसके बाद फिर ये, तो यहां से लेकर यहां तक ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है, दिस इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। लेकिन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया रिफ्रैक्टिव पीरियड को, एक ये और एक ये। ठीक है, जो ये वाला रिफ्रैक्टिव पीरियड है इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, और ये वाला रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या कहलाता है, इट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है,
क्या है इसका मतलब, देखिए कितना कितना ड्यूरेशन होती है इसकी, अराउंड 1 to 2 मिली सेकेंड। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1 से 2 मिली सेकेंड के बीच में इसका टाइम रहेगा, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है। ठीक है, ये वो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है जिसमें कि कोई भी नई नर्व इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती बिल्कुल भी। मतलब जिस समय ये चल रहा है उस समय आप देखिए क्या होता है, उस समय सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड होती हैं। जिस समय इतना यहां से लेकर यहां तक जो ग्राफ है, इस टाइम तक सोडियम चैनल्स बिल्कुल इनएक्टिवेटेड होती हैं। तो अगर सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड है तो नया नर्व इंपल्स तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब उसी में से होता है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी कि नो नर्व इंपल्स कैन बी जनरेट एट ऑल। ठीक है, यहां पर मैं देता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, मतलब नो nerve impulse can be generated at all। एक्चुअली में नो की जगह मुझे लिखिए नो न्यू नर्व इंपल्स, नो न्यू नर्व इंपल्स कैन बी जनरेटेड एट ऑल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में। इसके बाद आता है हाइपरपोलराइजेशन वाला टाइम। ये इस टाइम पर नॉर्मली तो नर्व इंपल्स नई जनरेट नहीं होगी, न्यू नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर कोई स्टिमुलस बहुत ज्यादा पोटेंशियल का आ जाता है तो नर्व इंपल्स जनरेट हो भी जाती है। ठीक है, नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है इसमें, अगर स्टिमुलस का जो 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 अमाउंट है, जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो डेफिनेटली नर्व इंपल्स जनरेट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ रिलेटिव में, इसीलिए इसका नाम क्या दिया रिलेटिव। रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है इससे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। नॉर्मली नो न्यू नर्व इंपल्स कैन बी जनरेटेड अनलेस इट इज of very strong stimulus, unless very strong stimulus is received, ठीक है, तो ये क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है, यही बस दिखाना था आपको इसमें कि वो टाइम पीरियड जो कि रिक्वायर्ड होता है न्यूरॉन के द्वारा दोबारा से अपनी चीजों को वापस से पहले जैसा कर लेने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिपोलराइजेशन हुआ है, मतलब पोटेशियम आयंस बाहर गए हैं, लेकिन ये टाइम पीरियड को मिल जाता है सोडियम पोटेशियम पंप को वापस से पहले से स्टेट करने में, मतलब सोडियम आयंस को वापस बाहर ज्यादा करने में और अंदर पोटेशियम आयंस को ज्यादा करने में। यानी कि देखिए क्या हुआ था, जैसे ये था तो सोडियम आयंस अंदर ज्यादा हुई थी और पोटेशियम आयंस भी अंदर काफी सारी है पहले से, किसमें डीपोलराइज्ड स्टेट में। तो फिर क्या होता है, फिर ये पोटेशियम चैनल खुल जाती है तो पोटेशियम आयंस बाहर निकल जाती है, रीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब बाहर क्या हो गया, बाहर पोटेशियम आयंस ज्यादा हो गए, अंदर सोडियम आयंस ज्यादा हो गए। लेकिन क्या ये ओरिजिनल स्टेट थी? नहीं, ओरिजिनल स्टेट क्या थी कि सोडियम आयंस बाहर ज्यादा थी और पोटेशियम आयंस अंदर कम थी। लेकिन रीपोलराइजेशन के बाद क्या हो गया, पोटेशियम आयंस अंदर बाहर ज्यादा हो गई और अंदर सोडियम आयंस ज्यादा हो गई। तो इसको वापस से पहले ऐसा करना है, सोडियम को बाहर ज्यादा हो जाना चाहिए और पोटेशियम को अंदर ज्यादा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सोडियम पोटेशियम पंप करेगा उसको, वो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक देगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आएगा। तो उसी के लिए टाइम मिल जाता है, हाइपरपोलराइजेशन का टाइम पीरियड होता है ये, उसी के लिए होता है ताकि इसको टाइम मिल सके। ये पूरा रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्चुअली उसी के लिए है ताकि इसको टाइम मिल सके वापस से पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है 1 से 3 मिलीसेकंड लग रहा है रिफ्रैक्टिव पीरियड में। अगर हम 1 मिलीसेकंड मान पर चलते हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी नर्व जनरेट हो जाएंगी, 1000। इफ refractive period is 1 millisecond, सिंपल सा मैथ है, तो 1 सेकंड में कितनी नर्व जनरेट हो जाएंगी, देन 1000 nerve impulse generated in 1 second। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, एक थ्योरी और है मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम जरा।
मेम्ब्रेन आयोनिक थ्योरी किसने दी थी? हॉजकिन एंड हक्सले, इन दोनों ने थ्योरी दी थी। इसमें क्या है, इस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि रीजन क्या है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का? रीजन है डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। क्या रीजन है? रीजन इज डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ एक्सोन मेम्ब्रेन या एक्सोलीमा, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, डिफरेंट टाइम पर कभी सोडियम चैनल ओपन होती है, कभी पोटेशियम चैनल ओपन होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस चेंज हो रहे हैं बार बार इधर उधर। ठीक है, कभी -50 हो जाता है, कभी -70 हो जाता है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है? चैनल आयंस जो है उनकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है आयंस के लिए, कभी सोडियम आयंस के लिए परमेबल हो जाती है, कभी पोटेशियम आयंस के लिए हो जाती है। तो ये जो परमेबिलिटी है बार बार चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है अलग अलग टाइम पर। तो रीजन इज डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलीमा फॉर आयंस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइम्स। रीजन इज डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ एक्सोलीमा फॉर आयंस एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन आयोनिक थ्योरी कहते हैं इसको हम, जो हॉजकिन और हक्सले ने दी थी। ठीक है, so this is complete.